नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने भूजल विज्ञानी डॉक्टर रितेश आर्य। डॉक्टर आर्य, आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर आर्य, आपने बहुत ही हम्बली अपने जीवन का सफर शुरू किया और आज आपका नाम देश विदेश में है। आपका दावा है कि भूजल सबसे स्वच्छ होता है और इसे कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। पानी की समस्या का समाधान आपके पास है, ऐसा आपका दावा है। ये बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा जानना चाहते हैं आपके अपने जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में और कैसे करियर की शुरुआत आपने की, बताइएगा। मेरा जन्म शिमला में हुआ था 1968 में। उसके बाद पढ़ाई शिमला में थोड़ी प्राइमरी तक हुई। उसके बाद कसौली में आ गए क्योंकि मेरे पेरेंट्स की वहाँ पे नौकरी थी। और 10वीं के बाद चंडीगढ़ चले गए। उसके बाद बीएससी ऑनर्स, एमएससी ऑनर्स और पीएचडी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जियोलॉजी डिपार्टमेंट से की। और शुरू से ही मतलब जब हम एंटर किए थे जियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो मेडलिकॉट एक ऐसा नाम था जो हमने पढ़ा। 1864 में वो आया था यहाँ पे और उसने कुछ फॉसिल्स कसौली से ढूंढे थे। बस कसौली से मैं बिलोंग करता था और वो एक लॉन्गिंग थी कि उसने 1864 में कुछ किया था, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ था यहाँ पे। आप पत्थरों को बताया करते थे कि ये हाथी की सूंड है, ये हाथी के बाकी पार्ट्स हैं। हाँ, वो वैसे वो लगता था वैसे शुरू में, पर फिर क्या है कि दो बीएससी ऑनर्स में ही मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन हो गई थी फॉसिल्स की कि हमारे को ऐसी सी चीज़ें मिल गई थी वहाँ पे जो ये बताती थी कि यहाँ पे नियर कोस्टल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आज जो कसौली की जो ऊंचाई है 2000 मीटर के अबव मीन सी लेवल है, लेकिन उस समय अबाउट 20 मिलियन साल हमने जब डेट किया इसको तो वो अप्रॉक्सीमेटली नियर कोस्टल एनवायरनमेंट बताते हैं। मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कनेक्टेड था। जो टेथियन सी थी जो सेपरेट करती थी, अभी तक वो कनेक्शन बरकरार था और एवोल्यूशन हिमालयाज़ का नहीं हुआ था तब तक। तो ये सबसे बड़ी फाइंडिंग थी हमारी वहाँ पे, जो हमारी फॉसिल्स की वहाँ पे मिली। उससे पहले क्योंकि फॉसिल्स के ना होने से वो कुछ पता नहीं लगता था और एकदम वो फॉसिलिफरस हो गया जो कसौली को अनफॉसिलिफरस मानते थे। जब हम ये फॉसिल्स ढूंढते थे लोग सोचते थे पता नहीं मैं सोना ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि महीनों में उसी साइड पे लगा देते थे। बिल्कुल। तो एक बुजुर्ग लोग कहते थे यार तू पानी ढूंढ दे, और अचानक ऐसा फिर मौका मिला। मैं पूछने वाला था हाँ। कि वैसे तो आप भूगर्भ शास्त्री हैं, लेकिन भूजल की ओर कैसे मुड़े? वो एक इत्तेफाक भी था और एक ज़रूरत भी थी। जब मैं फॉसिल ढूंढता था हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो अब क्या था कि ये सब रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तो हमारे को एकदम ओपनिंग मिली और वो थी 82 रुपये 80 पैसे की। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने हमारे को नौकरी दी। तो 2500 रुपये उस टाइम बहुत होता। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट डेली वेजेस पे हमारे को अपॉइंट किया था। 82 रुपीज़ 80 पैसा पर डे मिलते थे हमारे को। तो अब क्या था कि वो हमारे को बहुत ज़्यादा लगते थे, क्योंकि हमारे को वैसे घर से 500 रुपये मिलते थे महीने में जब हम एमएससी करते थे। हाँ। अब ये 5 गुना जो पैसे थे 2500 रुपये महीना डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता। हम अपने को किंग समझते थे। लेकिन जब हम एज अ जियोलॉजिस्ट वहाँ पे गए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ। तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, चले गए वहाँ पे साइट में। तो जैसे अभी ये गाड़ी खड़ी है, जियोलॉजिस्ट था, मेरे को ये पहली बार देख रहे थे। बोरिंग मशीन जो है, ड्रिलिंग मशीन। हाँ। तो पहली बार हमने देखी वहाँ पे। तो जब एक्शन था, ये क्या एमएलए साहब वहाँ पे थे, भुट्टा की बात है ये, तो हमीरपुर में। तो वो कैसे देखेंगे यहाँ साइट? कोई भी ऐसा यहाँ पे तरीका नहीं था कि आप ये गारंटी से कह सके कि यहाँ पे पानी निकल सकता है। सबसे बड़ी बात थी, विडम्बना ये थी कि किताबों में भी ये लिखा गया था, पूरी वर्ल्ड वाइड किताबों में ये लिखा था, माउंटेन्स आर डिवाइड ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ओके। और जब माउंटेन्स आर डिवाइड ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज तो ग्राउंड वाटर आप कैसे निकालेंगे? लेकिन आज तो हिमाचल प्रदेश में, इस पहाड़ी राज्य में कम से कम 30,000 40,000 के करीब बोरवेल्स लग चुके हैं, हैंडपंप्स और बोरवेल्स लग चुके हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया ग्राउंड वाटर का। वो किस्सा सुनाइए आप। कैसे? वो ऐसा था कि जब हम करते थे शुरुआत में तो बड़ा तुक्केबंदी वाले काम रहते थे इसमें। आ गया तो तालियां मार लो और नहीं आया तो बोल दो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक था इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, ये था कि भुट्टा के बस स्टैंड में जब हमारी गाड़ी लगी थी, ऐसी मशीन लगी हुई थी। कहाँ पे लगाना है? मैंने कहा रेन शेल्टर के साथ लगा लो। ऊपर सिंगों का किला था, 5 सिंगों का किला। तो उस टाइम क्या क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये यार चोटी पे आप खाने के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो हमने क्या किया, उधर क्यूरियोसिटी से किले पे चढ़ गए। तो चढ़ते चढ़ते वहाँ पे 4-5 घंटे लग गए वहाँ पे पहुँचते हुए हमारे को। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी मिला हमारे को, कहता यार ये यहाँ पे हमारे दादा बताते थे कि यहाँ पे कुएँ तो 2 थे इस किले में, लेकिन कोई बकरी मर गई इसलिए बंद कर दिया।
और हमने देखा वहाँ पे जाके तो वाकई हमारे को 2 कुएं वहाँ पे मिले। अब इंटरेस्टिंग इंसिडेंट नीचे पानी नहीं, लेकिन पहाड़ की चोटी पे पानी, किले के अंदर किले पानी। के अंदर पानी था। तो वो जो वेल्स थे, जो स्प्रिंग्स थे, स्प्रिंग सोर्सेज थे, दे वर जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इफ वी कैन फाइंड वाटर एट द पीक्स, उस समय के लोग और वो भी विश्वविद्यालय में तो पढ़े नहीं होंगे। 400-500 साल पहले जो हाइड्रोजियोलॉजिकल साइंस थी हमारी, वो एट पीक ज्यादा विकसित थी, बहुत ज़्यादा विकसित थी, क्योंकि उसमें आपको 100% गारंटी 365 दिन 24 घंटे पानी की थी। आप फौज के साथ बहुत से ऐसे किले हैं जहां और कुएं बलौन होते का हैं। किला, हाँ। फिर हमने विजिट किया, बनासर का किला बनासर, विजिट सोलन किया, जिले में ही, हाँ। ये सारे किले विजिट किए, इनमें सब में यही फिनोमेना पाया। और दो फिर जब दो कुएं, अब जब हमने इसकी देखी कि हमारे जब हम करते थे तो जैसे मैं भुट्टा के नीचे आया तो बस स्टैंड में वो ड्राई बोर था, पानी बिल्कुल नहीं था उसमें। तो वो चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था मेरे उसके लिए कि जितनी हमने किताबें पढ़ रखी थी सारी फेंक दी हमने, कि वो साइंस नहीं है जो हमने किताबें पढ़ रखी हैं। रिमोट सेंसिंग से आप ग्राउंड वाटर को नहीं ढूंढ सकते, जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन से आप उसको नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो सिर्फ आपको इतनी होमोजेनिटी नहीं है आपके पास ओके जितनी चाहिए उनको। आपके पास वो जो पूर्वजों की नॉलेज है उसी को ही जागृत करना है। तो 3 साल हमारे को लग गए और हमने फिर क्या किया, इसकी पूरी हिमालयस की जोनेशन कर दी। 6 जोन्स मेरी हिमाचल में थी और 7 ही मेरी लद्दाख में थी। अब वो लद्दाख में कैसे पहुंचना था, क्योंकि मेरा नौकरी तो यहाँ पे कर रहा था। और ये धीरे धीरे क्या किया फिर हमने, जब आपने वो हमीरपुर ज़िले का सर्वे किया और ऊपर किले पे गए, उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आ गया? 100%। वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, ट्रेडिशनल विजडम था हमारा, वो कहाँ पे लुप्त हो गया, पानी वाले बाबे करके हमने छोड़ दिया या कुछ कर दिया, उसको मैंने पुनर्जागृत किया। 3 पैरामीटर्स हमारे पूर्वज लेते थे। एक लिथोलॉजी, रॉक टाइप कैसा था, उसकी पोरोसिटी, परमेबिलिटी, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, जियोमॉर्फोलॉजी, जिससे रिचार्जिंग होगी। अगर आपके ये दोनों पैरामीटर्स पहले के सही हैं लेकिन रिचार्जिंग नहीं हो रही तो आपको पानी नहीं मिलेगा, ग्राउंड वाटर। तो ये तीनों को हमने देखा और अनुभव करके इनको सब जगह प्रैक्टिकल किया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव करके हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इन 3 पैरामीटर्स को अगर आप लेके चलते हो तो आप कहीं पे भी पानी 100% निकाल सकते हो। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ और डॉक्टर आर्य से जानेंगे भूजल के विज्ञान के बारे में। आपका कहना ये है कि ये वक्त वो है कि जिसमें ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, उसको टैप किया जाए। जी, ये चाहते हैं? जी जी जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर आर्य, भूजल विज्ञान क्या है और भूजल के संरक्षण और इसके अधिकतम इस्तेमाल को लेकर क्या क्या चुनौतियां देश के सामने हैं और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश के सामने हैं? ये भूमि, जल, पानी, भूमि के नीचे जो भी पानी मिलता है, पत्थरों से जो भी पानी जुड़ा हुआ है उसको भूजल बोलते हैं जी। और ये लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट रिसोर्स है हमारी कंट्री में। कुछ भी चीज़, ज़मीन आपकी होती है लेकिन जल गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। कई इसमें अतिशयोक्तियाँ हैं। कई लोग बोल देते हैं हिमालयाज़ में, जैसे आपने बोला हिमाचल में इसके संरक्षण के बारे में, इसमें संरक्षण की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे दोहन की ज़रूरत है। दोहन की ज़रूरत है। यहाँ पे लॉज नहीं चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए हमारे को पानी की, ताकि हम मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब जब हमने ये 90s में शुरू किया था तब लगता था कि ये बहुत कम है, लेकिन उस टाइम भी जब मॉडल हमने बना दिया, कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो पूरी जोनेशन हमने की थी हिमालयाज़ की, उसके बाद पता लगा इतना अत्यंत पानी है इसमें, चैनल्स, नदियाँ बह रही हैं पानी की। तो अब क्या है, इसको दोहन करने की ज़रूरत है हमारे को। इसमें कई अब लॉज हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने बना दिया कि बैन कर दिया है कि एक ने लगा दिया दूसरा नहीं लगा सकता। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, जबकि यहाँ पे इतना पानी है कि अगर यहाँ पे पानी जिस दिन कम हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, जितने भी इंडो गैंजेटिक प्लेन है सब में अकाल पड़ जाएगा। एक बात याद आई, ग्लेशियर्स की बात होती है कि ग्लेशियर्स की वजह से ही हिमालय में जब बर्फ पड़ती है तो ग्लेशियर्स की वजह से ही पानी सीप करता है, अंदर जाता है, ग्राउंड में हाँ, बनता है। मैं बताता हूँ मैं आपको क्या है कि देखिए, अगर ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि रिसीड कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, तो भूजल खत्म नहीं हो जाएगा? देखिए, आपने बोला ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं। अब हम अश्विनी खड्ड में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब आप ये देखिए, ये पत्थर, इन पत्थरों से पता लगता है कि ये ग्लेशियल एविडेंसेस हैं। ये
ये जितने भी पत्थर हैं जो चपटे हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये ग्लेशियर से बने हुए हैं, रिवर से नहीं बने हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे अश्विनी ग्लेशियर था पहले, कहाँ से निकलता होगा, हिमालय से, और ये आगे जाके जहाँ पे इसका मिलता है प्लेन्स में जाके, वहाँ तक ये ग्लेशियर था। आज ग्लेशियर खत्म हो चुका है। तो ग्लेशियर का जो रिसीडिंग प्रोसेस है ये बहुत पहले से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। आज हिमालयाज में ग्लेशियर्स ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार में है। अब हम खरदुंगला में काम करते थे, लद्दाख में काम करते थे, वहाँ पे हमने देखा है सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर रिसीड कर चुका है। काराकोरम रेंज में अभी भी ग्लेशियर्स हैं, लेकिन अगर हिमालयाज में इन टोटलिटी कहेंगे तो हिमालयाज में ग्लेशियर्स बहुत कम है। और ये एक विषय है, चिंतन का विषय है, क्योंकि फिर पानी कहाँ से आएगा अगर ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, बारिश तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी भी 2030 या 2040 तक के हमारे पास इतना ग्लेशियर्स हैं कि वो पानी देने में सक्षम है। एक ग्लेशियर वहाँ से चलता है तो उसका पानी लेयर्स के, देखिए ये लेयर्स हैं यहाँ से, इसमें मूव करता रहता है चैनल्स के थ्रू, एक एक और पहुँच जाता है हर जगह, हर पहाड़ी के हर कोने में, हर चोटी पे पानी में मिल जाता है हमारे को। इसको जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकें उतना ज़्यादा हम अपनी पानी की किल्लत को कम कर सकते हैं। आज की डेट में अभी जैसे सोलन डिस्ट्रिक्ट में पीलिया की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, अगर हमने शिमला में भी प्रॉब्लम आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि जितने भी हमारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे पोल्यूट हो चुके हैं, डाइल्यूट हो चुके हैं और बिल्कुल संकीर्ण हो चुके हैं। अब देखिए इतना बड़ा ग्लेशियर था, इतना बड़ा रिवर होगा, फिर अब इतना सा साइड में बह रहा है और गर्मियों में ये और भी ज़्यादा सुखड़ जाएगा। हमारे को क्या करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्कीम है वो ग्राउंड वाटर पे बेस्ड करें हम। नंबर 1, हर घर में पानी, हर खेत में पानी, ये नारा दें। उसके लिए हमारे को सरफेस वाटर पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हर खेत, मतलब पहाड़ों के ऊपर भी खेत हैं, अगर चले जाएं हम तो सर वहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। वो कैसे? स्प्रिंग सोर्सेज हमारे पास सब जगह है, उसको मैनिफेस्टेशन ग्राउंड वाटर को करनी है आपने। तो क्या है, आपको यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो माउंटेन हाइड्रोजियोलॉजी पे बिल्कुल कामयाब, अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है दुनिया में जो माउंटेन हाइड्रोजियोलॉजी पे कामयाब करे। तो हमारे को यहाँ पे शुरुआत करके एक मॉडल प्रस्तुत कर सकेंगे तो ये पूरे हिंदुकुश हिमालयाज में हम एक उनको भी एक दे सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे जोड़ते हैं? देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, मैंने बताया जैसे अब 11,714 साल पहले ये अश्विनी खंड में भी ग्लेशियर था। वो आइस एज, लास्ट आइस एज मानते हैं उसको। उसके बाद रिसीड शुरू हो गया, अब यहाँ पे खत्म हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। और यही कहानी हर ग्लेशियर की है, पूरे हिमालयाज की। यहाँ पे पानी कैसे होगा, पानी कहाँ से आएगा? अभी भी कुछ ग्लेशियर्स बचे हुए हैं हिमालयाज में, उनसे पानी आ रहा है। मान लीजिए जब वो खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे अकाल पड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश लाएगी तो फ्लड भी लाएगी, साथ में सिल्ट भी लाएगी। तो क्या उपाय है फिर? तो उपाय ये है कि अभी 2030 तक तो हमारे को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सरफेस वाटर को कैसे टैप करना है, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे करना है, अभी से प्लानिंग करें। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे अब एक इंस्टीट्यूट बनाएं, पायलट प्रोजेक्ट्स बनाएं और उसको 2030 की प्लानिंग करके चलें कि हम रेन वाटर से कैसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, तब हम कामयाब हो सकते हैं 2030 के बाद का सिनेरियो को टैकल करने के बाद। अगर ग्लेशियर्स के बाद के तौर पे हम इसको फीड करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे ग्लेशियर फीड करें, ग्लेशियर्स हिमालयाज में 2030 तक एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ऐसा हो जाएगा? ये हो चुके हैं जी। अब देखिए कहाँ रह गए ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर अश्विनी खंड खत्म हो चुका है, खारदुंगला खत्म हो चुका है, इतनी छोटी छोटी टुटियां सी रह गई हैं। आप तो फिर विकल्प दे रहे हैं। विकल्प दे रहे हैं। देखिए ग्राउंड वाटर भी है, इस्तेमाल करो, क्योंकि एनर्जी हमने बचानी है। इसको कहते हैं ग्रीन वाटर। जहाँ पे पानी है वहीं पे इस्तेमाल करो। इतनी ट्रांसपोर्टेशन क्यों करनी है हमारे को पानी की? अगर हमारे को कहीं पे पानी देना है, बड़ोग में पानी है तो बड़ोग का पानी बड़ोग में दो। इतना पानी यहाँ से ले जाके एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है। दैट इज नॉट ग्रीन वाटर। एक चीज़ बताइए, कसौली की बात कर रहे थे जी, IPH की बात कर रहे थे कि वहाँ एक प्रोजेक्ट बनने की बात हुई तो 18 करोड़ का बनना था जी, और आपने कहा मैं तो 6 करोड़ में बना दूंगा। वो कैसे? देखिए वहाँ पे क्या है कि वो फिर अगेन बात आ जाती है, वो कालू झंडा की स्कीम है नालागढ़ के पास, वो नीचे से पानी लिफ्ट करेंगे इतनी ज़्यादा, क्योंकि इंजीनियर्स डोमिनेटेड वाटर सप्लाई स्कीम्स प्लानिंग है अभी। वो सिर्फ सरफेस वाटर को कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे? हमने सिर्फ वो पत्थर देखने, वहाँ पे ग्राउंड वाटर देखना, ग्राउंड वाटर निकाल के वहाँ पे दे देना। देखिए वहाँ पे DLF था, वहाँ पे भी 1 लाख 1.5 लाख लीटर पानी उनको उपाय कराए, वो अपनी टाउनशिप्स बनाई है, नहीं तो वही पैक कर रहे थे अपना, पानी नहीं होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पानी है, प्राइवेट प्लेयर्स पानी ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है गाँव में लोगों को? मेरा ये कहने का मतलब है, प्राइवेट इंडस्ट्री कोई मेरे को बता दो जिसके पास पानी नहीं है, सबके पास ग्राउंड वाटर है। पर आज भी घर घर में हम ये गाँव में पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर रिसर्च नहीं है और इंजीनियर्स डोमिनेंस खत्म हो। और ये या तो प्राइवेटाइजेशन कर दें इसकी, जितना पैसा एक स्कीम में गवर्नमेंट दे रही है उतना ही प्राइवेट को दे दें, हाथ दे दें और बोले पानी दे तो पैसा ले, नहीं है तो पैसा नहीं। आपका कहना ये है कि ये वक्त वो है कि जिसमें ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, उसको टैप किया जाए। जी ये चाहते हैं? जी जी जी। आपने सबसे पहले कहाँ ट्राई किया था?
पहले तो मेरी जैसे गवर्नमेंट जॉब उसके बाद जब मैंने अपना शुरू किया तो मेरे को सबसे पहला आपके प्रोजेक्ट जीवन में जब परिवर्तन आया वो ये था कि मैं गया चाइना में 1996 की बात है, जब मैंने ये मॉडल बनाया कॉन्सेप्चुअल मॉडल कि मूव कैसे करता है, जब मेरी समझ में आ गया मूव कैसे करता है, जो हमारे पूर्वजों की स्टडी थी उसके बेसिस पे हमने जो मॉडल बनाया, तो हम चाइना में चले गए। जब चाइना में गए तो हमने देखा कि जब मेरा भाषण खत्म हुआ कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू एक्सप्लेन ऑकरेंस एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो एक अंग्रेज वाटर एड के थे वो, तो उन्होंने बोला कहते कि हमारे को एक लेह में पानी चाहिए तिब्बतियों के लिए जो 1959 में दलाई लामा जी के साथ माइग्रेट करके आ गए थे। मैंने कहा यार वहाँ पे तो इंदस नदी बहती है और ऊपर ग्लेशियर्स हैं, तो आपके पास तो पानी होना चाहिए। पर जब मैं गया वहाँ पे, उन्होंने प्रोजेक्ट मेरे को दिया, तो मैंने देखा वहाँ पे किल्लत थी। वो लैंड ऐसा है कि जो डेजर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड माउंटेन डेजर्ट है। मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, पेड़ वहाँ पे होंगे तो पानी होएगा, रिचार्ज होएगा, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, फिर भी रिचार्जिंग मैक्सिमम है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और डॉक्टर आर्य से जानेंगे लावा एनर्जी के बारे में और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। जल एक ऐसी शक्ति है कि जहाँ पे भी हमने हमारी फौज ने दुश्मनों को पानी पिला दिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर आर्य, लावा एनर्जी के बारे में जानेंगे, लेकिन ये बताइए, करगिल में फौज लड़ रही थी, लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं फौज को पानी मुहैया करा रहा था। वहाँ आपने बोरिंग की वहाँ पे भी बहुत दुर्गम क्षेत्र था, द्रास जैसे, जहाँ पे तोला लिंक, टाइगर हिल, जितनी भी आपने ये कहानियाँ सुन रखी हैं हमारे शहीदों की, तो जब वो पहाड़ियों पे चढ़े थे ऊपर नीचे, तो वहाँ पे द्रास के क्षेत्र में सारी फौज को हमने उस टाइम ग्राउंड वाटर के जरिए पानी पिलाया। तो भूजल एक ऐसी शक्ति है जो जहाँ पे भी हमने हमारी फौज ने दुश्मनों को पानी पिला दिया। अच्छा, एक चीज़ और, सियाचिन वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। हाँ जी, आप वहाँ भी पहुँच गए? जी हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। हम DRDO के लिए, जब अब्दुल कलाम जी थे वहाँ पे, तो ये डिफेंस सेक्रेटरी उनके साथ थे जुड़े हुए, तो एक प्रोजेक्ट आया कि कारगिल के बाद हम पूरी फौज को सेल्फ सफिशिएंट बनाए वहीं पे एग्रीकल्चर ग्रो करके। तो वहाँ पे DRDO का प्रोजेक्ट था कि एग्रीकल्चर को लाएं। पहले वो श्योक नदी से एक्सपेरिमेंट करते थे, डॉक्टर पांडे थे उस टाइम DRDO के लैब के इंचार्ज वहाँ पे, अत्री साहब थे। तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बोरवेल करके हमने एक पानी पहुँचाया वहाँ पे, और उनको विदिन 2 मंथ्स पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मेरा ख्याल से जब उन्होंने गर्मियों में लगाए, वो तो 50% के करीब इंक्रीज़ हो गई थी वहाँ पे ग्राउंड वाटर के ज़रिए। और जो मिल्क प्रोडक्शन था गाय का, वो भी पानी पीने लग पड़ी, क्योंकि वैसे माइनस होता था टेम्परेचर उनका, और ये ग्राउंड वाटर +7 डिग्री टेम्परेचर था। और इसी को जब हम कर रहे थे, तो एक मेजर भोपराय थे वहाँ पे, 4 इंजीनियर्स के, बड़े परेशान से थे, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो क्या उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी, आपको वहाँ ले गए और वो मेरे को वहाँ पे ले गए, और आपने कृषि मंत्री और वहाँ पे ले जाके उन्होंने कहा, और हमने उनको मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर सियाचिन को पानी पिला दिया। उससे पहले वो बर्फ को पिघला के करते करते पानी, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। जी हाँ, लिम्का बुक में तो आप है ही। जी हाँ, ये एक सब ग्राउंड वाटर की देन है, भूजल की देन है सारी, जितनी भी हमारे को ये सारी जो रिकॉर्ड्स वगैरह बने हैं, ये सब उनकी देन है। आप जियोलॉजी के स्टूडेंट रहे, भूगर्भ के, तो आप बताइए ये क्या है? ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये एक फोल्ड नज़र आ रहा है बिल्कुल हमारे को यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप ये चाइना का लैंड मान ले, और यहाँ से इंडिया, ये 200 मिलियन साल पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के साथ, और ये धीरे 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 ड्रिफ्ट हो रहा था। 140 मिलियन साल तक ये ड्रिफ्ट होता रहा, और ये इसके साथ टकराया। तो जितनी भी ये सी थी उस टाइम, इसको टेथिस सी बोलते थे। ये टेथिस सी को जब यहाँ पे धक्का लगा, सारे जितने भी सेडिमेंट्स है, ये सारे के सारे ऐसे फोल्डेड होते गए, और ये फोल्ड आपको बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। इसीलिए हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस कहते हैं, क्योंकि इनकी उम्र 10 से 20 मिलियन साल की है, रही होगी। जी हाँ। अब मुड़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, ये हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था अग्नि योद्धगारा का, ये वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी फटते हैं। जी हाँ, उससे कैसे एनर्जी, पानी तो कैसे गर्म? ये देखिए, जब ये टकराया, तो ये सारी की सारी, जिसको हम इंदस सैंगपो सूचर जोन बोलते हैं, इंदस और ब्रह्मपुत्रा को, तो ये सारी की सारी एक ऐसी जोन बन जाती है जहाँ पे हम मैक्सिमम जियोथर्मल एनर्जी को हिमालयाज में टैप कर सकते हैं। वो कैसे? इसका बहुत पोटेंशियल है। जी हाँ, भयंकर पोटेंशियल है इसका यहाँ पे। पर ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, ये आपको, जैसे तत्ता पानी था हमारा, तत्ता पानी मतलब गर्म पानी, उसी के नाम से सदियों से वो शहर मशहूर था, लेकिन आज वो जल समगन हो गया।
क्योंकि वो कोल्ड डैम बन गया, उसके रिजर्वायर बन गए और वो नीचे हमारा चला गया। तो एक गर्म पानी का चश्मा अगर यही चश्मा अगर आइसलैंड में होता तो यहाँ पे ये जियोथर्मल डेस्टिनेशन होता और दुनिया यहाँ पे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आती, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्विमिंग पूल्स Destination बनते, होता, हाँ। नहीं, हाँ, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल्स बनते, स्पास बनते, और इसी से हम कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स बनाते, इसी से हम हीट करते, और मतलब सारा कुछ हम जियोथर्मल एनर्जी से कर सकते हैं। तत्ता पानी के जो वो जी हाँ, अब हम इसको कैसे पुनर्जागृत कर सकते हैं, ये मेरे लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो भी बनाई है, कभी आपको मौका मिले तो, तत्ता पानी डोंट लेट इट डाई, एक यूट्यूब में है, तो उसमें हमने ये दिखाया कि इसको हम पुनर्जागृत कैसे कर सकते हैं, बोरवेल्स करके। क्या आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा सरकार को बना के देंगे? जी हाँ, पक्का, अगर सरकार चाहती है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर सकते हैं। आइसलैंड के साथ हमारा बहुत अच्छा लिंक है, हमारी टीम है, इग्नोर प्रोजेक्ट, इंडिया नॉर्वे जॉइंट वेंचर हमने किया था, रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे ने उसको फंड किया था, अग्नि योद्गारा को। इसको टॉप 10 इनोवेशंस का अवार्ड मतलब वाज रेटेड बाय गार्डियन, जो यूके की मैगजीन थी, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट में। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इंडिया में 10,000 मेगावाट जियोथर्मल पोटेंशियल है, 10,000 मेगावाट। कितना अभी टैप अभी हुआ? तक 0% टैप हुआ है। अभी अहमदाबाद में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तत्ता पानी जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पाइपलाइन में है। मेरा ख्याल से 2017 तक कुछ ना कुछ हम देखेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में आई है। लेकिन इतना पोटेंशियल है इसका कि जैसे लद्दाख जैसी जगह में, चुमाथांग, पुग्गा, अगर वहाँ पे एक जियोथर्मल प्लांट लग जाए तो 24/7 एनर्जी होती है इसकी। देखिए, जब हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में पानी आ जाए तो बिजली आ जाती है, पानी ना आए तो फिर वो बिजली खत्म हो जाती है, तो कितनी प्रॉब्लम है। तो ऐसी सनलाइट है, ऐसी विंड है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो न्यूक्लियर बम्स है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। एक अभी फुकुशिमा में हुआ था, चेर्नोबिल में हुआ। तो हमारे को ये देखना है कि हमारे को पैसा किस चीज़ में लगाना है। आप बहुत सी जगहों पे जाते हैं जी, कठिनतम क्षेत्रों में जाते हैं जी, वहाँ बोरिंग करते हैं जी, पानी निकालते हैं। इन जगहों पर जाकर आपने कोई स्टडी की है जियो एनर्जी को लेके, जियो थर्मल एनर्जी? जी हाँ, ये हमारे पास जो मैंने बताया था, इंडिया नॉर्वे आइसलैंड का जो जॉइंट वेंचर था, इसने हमने 7-8 हिमालयस में जो साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें चुमाथांग, पुग्गा, अब हमने एक दिमचौक भी आइडेंटिफाई किया, और ये क्या बोलते हैं हिमालयस में तत्ता पानी, मणिकरण। तो ये सारे मणिकरण तो एक बहुत मतलब अपने आप में ही एक वहाँ भी गर्म पानी के चश्मे। शिव का मतलब वो एक शिव को मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मानता था। बेसिकली वो जहाँ पे भी कर सकता था, वो धरती फाड़ देता था, वहाँ से एनर्जी पैदा कर देते थे, वैसे शिव थे। क्योंकि उनका नाम ही, मतलब अगर आप देखेंगे जितने भी शिव लिंग है, वो सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरह ही उनका डिज़ाइन है, जितने भी वर्ल्ड के। तो वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और वैसे ही उन्होंने वो मणिकरण में उन्होंने है चीज़ वहाँ पे, और उन्हीं के नाम से वो मशहूर है, शिव के नाम से। तो ऐसा है कि हमारी जो मिथोलॉजिकल चीज़ है, वशिष्ठ, इसमें मैं कहना चाहूँगा, वशिष्ठ जो थे राम जी के गुरु थे, तो वशिष्ठ स्प्रिंग्स हैं। तो मतलब राम के टाइम से वो जियोथर्मल एनर्जी को टैप कर रहे थे, हम भूल गए कहीं पे। फिर गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने देखो मणिकरण में पत्थर अभी पहुंचे वहाँ पे, और वहाँ से आज तक फ्री लंगर, फ्री एनर्जी, फ्री लंगर, फ्री एनर्जी में खाना बनता है वहाँ पे, फ्री एनर्जी है वहाँ पे। सोलर की भी अगर हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, सन हो नहीं हो, बारिश हो, हवा हो नहीं हो, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी हमेशा रहती है, इसलिए हम जियोथर्मल एनर्जी पे इतना अहम देते हैं। तो ये अग्नि योद्गारा का कॉन्सेप्ट है, लावा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, अंडमान से लेके कश्मीर तक, वैसे ही अहमदाबाद मतलब गुजरात से लेके और अरुणाचल तक हमारे पास इतना जियोथर्मल पोटेंशियल है, जो हम अगर टैप करें तो सस्टेनेबल फ्री वाटर एंड एनर्जी दे सकते हैं सब। डॉक्टर आर्य, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मेरे को भी बहुत मज़ा आया। हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपने वेंचर्स में कामयाब होंगे और लोगों को स्वच्छ भूजल पिलाने में, मुहैया कराने में, साफ एनर्जी और सेफ एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।